क्लास है, इसका बड़ा ताल्लुक है हमारे जो सिलेबस है उसके साथ। इसमें जी पहले तो इस लेक्चर की जो है वो देख लें कि ज़रा इसको कहाँ कहाँ पे हमने एप्लीकेबल करना है। पहली बात तो ये कि आपकी पाकिस्तान अफेयर्स जो है उसके अंदर पूरा पोर्शन है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। फिर एक और क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी, हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल एवोल्यूशन इन पाकिस्तान। ये टॉपिक को हम लोग जो परसीव कर रहे हैं ना कि ये सेपरेशन ऑफ पावर या चेक्स एंड बैलेंस की हद तक महदूद है, नहीं, इसकी इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो मेरा ख्याल है ये वाइडर है। ठीक है, हम आएंगे पॉलिटिकल साइंस में। मोंटेस्क्यू का क्वेश्चन फिलॉसफी में हमने करना है। उसके बाद हम यूएसए में जाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस, वैसे ही हमें फिर पाकिस्तान का आपको पता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम इटसेल्फ पार्ट है। और फिर कोई पता नहीं होता बाज बात कोई इंग्लिश ऐसे के अंदर भी वो इस तरह की कोई ना कोई जो स्टेटमेंट है वो अंडर द करंट सिचुएशन वो दे सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस हिसाब से हम इसको कवर कर लें जी। अब फैसले के ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन हाँ पानी लो, फैसले पे बात करनी है हमने, लेकिन उससे पहले हमने जो चीज समझनी है जी वो हमने समझनी है कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसका एक बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है वो हमने पेपर में भी ड्रॉ करना है, ये डायग्राम हो, और ओवरऑल भी हमें समझ आ जाएगी ना अभी जो बहस होनी है वो किन के बारे में होनी है। वो रियासत के मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो ओहदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उनके बारे में बात हुई। तो पहले हम उनको थोड़ा समझ लेते हैं। अब वी ऑल नो कि पाकिस्तान जो है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत पाकिस्तान में जो ताकत है, पावर है, उसका तवाजुन जो है, पाकिस्तान में जो पावर है उसका तवाजुन कैसे बनाया गया है, तो उसकी एक पिक्चर जो है वो बेसिक मेजॉरिटी बच्चों को पता है, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, कि उसके अंदर क्या है कि जो लोग हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी के तहत उनके पास जो सॉवरेनिटी है उसके तहत उनको इख्तियार है कि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुन सकते हैं। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ये आपकी जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसका नाम लेजिस्लेचर है। क्लियर हो गया? समझ आ रही बात की? अब ये जो पार्लियामेंट है इसको चलाने के लिए इसके जो मामलात हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसका जो बिजनेस है उसको कंडक्ट करने के लिए इस हाउस का एक गार्डियन है, इस हाउस का एक चेयर है जो इस पूरे हाउस की कार्रवाई और इसकी जितनी भी वो सूरत हाल है उसके अंदर जो है वो एक क्या रखती है, से रखती है, उसकी बड़ी मखसूस पावर्स हैं। उसका नाम क्या है जी? स्पीकर। स्पीकर। और आपके पार्लियामेंट के अंदर दो तरह के जो बेंचेस हैं। स्पीकर जो होता है वो सपोजिडली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वो नॉन पार्टीजन होता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी ऑनर होती है कि आपने दो मुख्तलिफ जो पार्टीज हैं उनके दरमियान क्या रखना है, बैलेंस रखना है, और आपने अपनी जो पर्सनल पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रोल है उसके ऊपर उसको हावी नहीं होने देना। तो इसीलिए यहां पर जो है वो ऑपोजिशन और ट्रायरी बेंचेस जो है, जो गवर्नमेंट है वो चलते। अब वापस आते हैं, पार्लियामेंट जो है उसके पास इख्तियार है कि उसने किसको इलेक्ट करना है, पाकिस्तान के पीएम को। ठीक है, उसने जी पाकिस्तान के पीएम को इलेक्ट करना है। पाकिस्तान का जो पीएम है वो आगे अपनी जो कैबिनेट है उसको फिर मुंतखब करता है। ठीक है, और इस सारे सिनेरियो में चूंकि पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री
पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लिहाजा हमारे यहाँ जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक हमारा हेड ऑफ स्टेट है, एक हमारा लीगल सॉवरन है, और एक हमारा पॉलिटिकल सॉवरन है जो हमारा हेड ऑफ जो चीफ एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर एक पोस्ट मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट। ये जो फेडरल गवर्नमेंट, इसको हम फेडरल गवर्नमेंट, ये हमारी क्या है, ये या जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है मुल्क का, ये पावर्स जो रियल पावर्स हैं वो इसके पास है। ठीक है, लेकिन जो इसके पास पावर्स हैं वो इसने जो प्रेसिडेंट है उसके बिहाफ पर क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी। ठीक है, मसलन असेंबली डिसॉल्व करनी है तो एडवाइस कौन करेगा, पीएम करेगा। और यहां कॉन्स्टिट्यूशनली एडवाइस का मतलब जो है, बस ठीक है जी, तो यहां पर एडवाइस का मतलब क्या होता है कि ये उसको प्रायोरिटी है, उसकी बात जो है उसको से 58(2)(b याद होगा आपको, ये लिख ले 58(2)(b, वो खत्म होने से पहले, जो 18वीं तरमीम के नतीजे में खत्म हुई, उसके खत्म होने से पहले जो ये उल्ट था मामला, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेरोगेटिव था वो था प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन उसके लिए शिक मौजूद थी जिसके तहत जो सदर है वो क्या करता था, वो असेंबलियों को तहलील करने की, असेंबलियों को डिसॉल्व करने की अपनी जो पावर है उसको एक्सरसाइज कर लेता था। समझ आ रही सारे सिस्टम की? अच्छा जी, उसके बाद चूंकि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अब ये एक ऐसा पॉइंट है, ये याद रखें आपने, ये जो मेरा क्वेश्चन है, पर्सनल एक क्वेश्चन है इस सारे सिनेरियो के अंदर, और वो ये है कि पार्लिमानी निजाम की पहली और बुनियादी शर्त क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम? सोचें, पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं जी, और यहां पर जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, और जो आपका एग्जीक्यूटिव है, वो दोनों आपस में क्या हैं, वो फ्यूज्ड हैं। ये हमेशा याद रखना है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर, एब्सोल्यूट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है, वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। इन ऑपरेशन, इन प्रिंसिपल करता है। हमारे यहां इन ऑपरेशन डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है, फ्यूजन ऑफ पावर है, लेकिन कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। अगर कंप्लीट सेपरेशन पावर हो तो जिस तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जहां पर वहां का जो एग्जीक्यूटिव है उसका अपने लेजिस्लेचर से इंतखाब जरूरी नहीं है, बल्कि वो एक और चैनल के थ्रू, वो क्या होता है, इलेक्ट होता है। उनका ताल्लुक पार्लियामेंट के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर हो रही बात? तो जब इनके पास इख्तियार है ना इलेक्ट करने का, ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, जो क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम वो रिक्वायर कर रहा है कि अगर ये जो पीएम है और इसकी कैबिनेट है, अगर ये ट्रस्ट लूज करते हैं, द मच डिबेटेड वर्ड जो पाकिस्तान में पिछले 10 से 15 दिन में हुआ है, जिसको आप कहते हैं मोशन ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये क्यों पार्लियामेंट ला सकती है? ये बड़ा जरूरी है इसको समझना। पार्लियामेंट क्यों ला सकती है? बिकॉज जो सियासी निजाम है, जिस तरह मैं इसकी मिसाल देता हूं कि अगर आपने मुसलमान होना है तो उसके लिए आपको 2-3 बुनियादी 4-5 चीजें हैं, उनके ऊपर ईमान लाना है। अगर आप उन पे ईमान नहीं लाते तो इसका मतलब है कि आपने उस चीज को कबूल नहीं किया। जब आइन लिखता है कि पाकिस्तान का सियासी निजाम पार्लिमानी निजाम है, तो पार्लिमानी निजाम का जो कलमा है, पार्लिमानी निजाम की जो सबसे बुनियादी जिसको कह लें शर्त है, ये उसके अंदर चीज शामिल है कि इसकी जो इलेक्टिंग अथॉरिटी है,
वो कौन है? तो पार्लियामेंट क्या कर रही है, इसके अंदर अपना ट्रस्ट शो कर रही है, बिकॉज जो लोग हैं उन्होंने अपना जो ट्रस्ट है वो किसको दिया है? पार्लियामेंट को दिया है। पार्लियामेंट ने ये आगे कॉन्फिडेंस जो है ये किसको दिया है? गवर्नमेंट को दिया है कि आप हुकूमत करेंगे। लेकिन अगर ये पार्लियामेंट समझती है, ये पार्लियामेंट समझती है कि ये जनाब वो है कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं, तो फिर इनके पास हक है कि ये एक आईनी तरीका मौजूद है जिसके तहत ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो अब ये आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया, पीएम हो गया, ये आपका पार्लियामेंट हो गया, और इसके साथ नंबर 3 जो जुडिशरी है वो सुप्रीम कोर्ट। जी अभी आर्टिकल्स पे आ रहा हूं, 2 मिनट रुक जाएं जी, आर्टिकल्स पे अभी मैं आ रहा हूं, 2 मिनट सिर्फ रुके, बस आर्टिकल्स पे आ रहे हैं। ठीक है जी, अब आ रहे हैं हम जुडिशरी के ऊपर। ठीक है, तो जुडिशरी थर्ड ऑर्गन के तौर पर जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रोल है उसके। ठीक है, एज अ गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ये इंस्टीट्यूशन जो है ये एग्जिस्ट करता है। और चूंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, तो फेडरेशन में जो जुडिशरी होती है उसकी इंपॉर्टेंस जरा ज्यादा हो जाती है कंपैरेटिवली। ठीक, उसकी वजह यह है कि जो जुडिशरी है, जैसे पाकिस्तान की जुडिशरी है, तो उसकी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, 3 तरह की जुरिस्डिक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, ओरिजिनल, एपेलेट एंड एडवाइजरी। ओरिजिनल, एपेलेट एंड एडवाइजरी। तो जो ओरिजिनल है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो वफाकी हुकूमत है और जो सूबाई हुकूमत है, उन दोनों के दरमियान जो इश्यूज हैं उनकी कह लें सॉर्ट ऑफ मॉडरेटर है, एक ऐसी जगह है जहां पर उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व के तौर पर देखते हैं, रिजॉल्व मैकेनिज्म के तौर पर देखते हैं। समझ आ रही बात? अब आइन कहता है कि पाकिस्तान में द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नो डाउट पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करती है, लेकिन दोनों का जो दायरा कार है, दोनों का जो दायरा कार है वो क्या है? वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और इनका मुख्तलिफ। क्लियर हो रही बात? ये दायरा कार तीनों का क्या है? मुख्तलिफ है। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, अब आ जाए जी, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये अपनी जगह पर बैठ गए। और उसके बाद चौथी चीज, एक वर्ड बड़ा यूज होता है, एस्टैब्लिशमेंट। इनको भी हम साइड पे लिख लेते हैं। उसके अलावा ये फिर जरा वैसे ही मैंने कहा जी बाद में जरूरत पड़ेगी हमें इनकी, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब होता क्या है कि ये सारी जो ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर की बहस है, इसको एक तो हमने ये समझना है कि ये रियासत का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बड़ी इस पे लंबी बहस हो सकती है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि जिन बच्चों ने अभी पेपर देने हैं उनका एग्जाम भी बड़ा करीब है, तो उनके लिए ये काफी है कि वो इतनी बात, काफी लंबी बात हो सकती है इस पे, हेडिंग शेडिंग्स बना के बंदा करना चाहे तो, और डायग्राम बनाए इस तरह से। ठीक है, तो इनके आर्टिकल्स, रेलिवेंट आर्टिकल्स जो हैं वो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो कितने, अब मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर लोगों को पता लग गया है कि आइन के आर्टिकल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में सारी जो बहस है वो किस पे हुई है? वो आइन और उसके आर्टिकल्स जो है उस पर ही हुई है। डन हो गया जी? चले, अब हमने वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिन बच्चों के पास भी इंटरनेट अवेलेबल है, हार्ड कॉपी में या कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है।
ठीक है, वो मैं कुछ आर्टिकल्स बोल रहा हूँ, वो आर्टिकल्स जो है उनको आप अपने पास मोबाइल फोन्स के अंदर जो है वो ओपन कर लें। ठीक है, सबसे पहले ये वो आर्टिकल्स हैं, याद रखने, जो इन्वॉल्व हैं इस सारी कार्रवाई को समझने के लिए, वरना आप सही नहीं उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जी, जिन बच्चों के पास भी इंटरनेट अवेलेबल है, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा कोशिश करें कि आपके पास होना चाहिए। जी हाँ जी, हाँ जी। जी, सबसे पहले जी आर्टिकल नंबर, मैं कोई तरतीब नहीं लगवा रहा कि कौन सी तरतीब है, मैं जनरली बता रहा हूं कि ये आर्टिकल्स हैं, तरतीब से नहीं बोल रहा हूं। सबसे पहले जी आर्टिकल नंबर 5, ये आपने पढ़ना है जी। चलें जी, चलें, फोकस हो जाए, शाबाश। अब लेक्चर का पार्ट 2 शुरू हो गया। पार्ट 1 क्या है? ये स्टेट स्ट्रक्चर है, ये समझ आ गया। अब हम समझेंगे कि आइन के कौन कौन से आर्टिकल इस सारे मुद्दे के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व है, ताकि फिर हम जब थर्ड ऑर्डर पे आए तो फिर ऑर्डर को हम इस जायचे में देखें। हमने कोई तकरीर तो नहीं करनी ना जाके, नून लीग पीटीआई अपनी जो पार्टी है उस वो पॉलिटिकल रिमार्क्स आप जितने मर्जी पास करें, लेकिन पेपर में ये डिस्कशन होनी है इस सारे मुद्दे के ऊपर। जी, आर्टिकल 5 जी, अब मैं बोल रहा हूं, जरा आप लोग काइंडली जरा थोड़ा फोकस करें। लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। जी, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब इस चीज को समझना है आपने कि जो रियासत है ना, मौजूदा जमाने में जो रियासत का तस्वुर है, ये आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि मौजूदा जमाने की जो रियासत है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है। वो थ्योरेटिकली उसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि स्टेट इज द क्रिएशन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती हैं? राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती हैं? क्रिएट होती है। राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट होती है। तो ये जहां पर रियासत को हम रोज कहते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वहीं पर कुछ रियासत के राइट्स हैं और जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या है? ड्यूटीज हैं। सो वो क्या है? लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। नंबर 2, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. ले जनाब, दो वर्ड्स पे गौर कर लें, उनको लिख लें अपने नोट्स में। नंबर 1, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और आगे वर्ड लिखा हुआ है इनवायलेबल ऑब्लिगेशन। जब आप जॉन लॉक और जेएस मिल जैसे फिलोसोफर्स को पढ़ते हैं ना, वहां पर हम पढ़ते हैं इनवायलेबल राइट्स। यहां रियासत आइन वर्ड कौन सा यूज कर रहा है? इनवायलेबल ड्यूटी, यानी कि ये किसी ऑब्लिगेशन, इनवायलेबल ऑब्लिगेशन, कि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब ये आर्टिकल क्यों वो है रेलिवेंट, तो मैं कहानी शुरू करता हूं साथ थोड़ी सी, कि ये जो स्पीकर है, ये जो स्पीकर है, इसके पास इख्तियार है कि इसने असेंबली की जो कार्रवाई है उसको क्या करना है? मैनेज करना है। तो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का दिन, यू ऑल नो, कि वो रख दिया गया। अब जो फैक्ट्स पहले आपको पता है, मैं सिर्फ उनको अपने एनालिसिस के लिए यूज कर रहा हूं, दोबारा से वो फैक्ट्स की डिबेट में नहीं जा रहा। तो क्या हुआ, जिस दिन इजलास था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, स्पीकर ने एक काम किया। स्पीकर ने ये काम किया कि उसने एक ऑर्डर पढ़ा, रूलिंग जिसको कहते हैं। स्पीकर ने क्या दी? रूलिंग दी। अब वो रूलिंग ने के बैकड्रॉप में क्या था? आर्टिकल 5। दैट इज वाई हम आर्टिकल 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस रूलिंग के पीछे क्या था? आर्टिकल 5, कि जी आर्टिकल 5 कहता है कि जो हर सिटीजन है उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करेगा? वो ओबीडियंट टू रहेगा, लॉयल रहेगा टू द स्टेट, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द लॉ। उसके पीछे आपको पता है एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो हमारा मौजू नहीं है। ठीक है ना, मैं आई डोंट वांट टू मेक एनी पॉलिटिकल कोट एंड कोट कमेंट, अदरवाइज तो सारा लेक्चर ही पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई उस तरह का पॉलिटिकल कमेंट नहीं देना चाहिए। उसके पीछे गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि जी एक लेटर है,
एक लेटर है, और वो लेटर जो है वो क्या है, वो कॉन्स्पिरेसी जो है वो लेके आता है। तो वो कॉन्स्पिरेसी इस स्पीकर को कन्विंस करती है कि आर्टिकल 5 के तहत क्या कर दिया जाए, ये सारी जो कार्रवाई हो रही है इसको रूल आउट कर दिया। उसने इस सारी कार्रवाई को खत्म कर दिया। समझ आ रही बात? अब यहां पर आती है सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस। यहां पर एक नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, यहां पर आपने बात करनी है कि स्टेट ऑफ द लॉज वर्सेस स्टेट ऑफ द पर्सन, अपना स्टेट ऑफ द लॉज वर्सेस स्टेट ऑफ द पर्संस, रूल ऑफ द लॉ वर्सेस रूल ऑफ द पर्सन। यहां आपने चौथी पांचवी बात लिखनी है कि डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म। यहां आपने बात लिखनी है कि मॉडर्न लीगल स्टेट स्ट्रक्चर वर्सेस पर्सनलाइज्ड एंड फोर्स बेस्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल पावर। ये कैटेगरी बन गई। क्या है, अगर स्पीकर जो है वो अपनी रूलिंग देता है, उसकी रूलिंग, उसकी जो रूलिंग है वो, अभी ये बड़ी आगे चल के बात करेंगे हम, रूलिंग की जो अपना है स्पीकर की रूलिंग, वो विद इन द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी आती है। विद इन द, ये याद रखने आपने, ये बड़ा अनपॉपुलर थोड़ा सा ओपिनियन है कि वो किसका हिस्सा है, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है ना, पार्लियामेंट का गार्डियन है। तो उसकी जो रूलिंग है उसकी एक से है, वो एक समझ ले पार्लियामेंट्री मैटर है। वो क्या है, पार्लियामेंट्री मैटर है। लेकिन यहां पर जिस चीज ने सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया कि ये डिसीजन देना चाहिए या नहीं देना, क्योंकि अगर दलाइल सुने हैं आपने, तो जो दलाइल दिए गए हुकूमत की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से नहीं, ज्यादातर हुकूमती जो वकला थे उन्होंने जो दलीलें दी, उन्होंने क्या दलील दी, उन्होंने कहा जी स्पीकर की जो कार्रवाई है, जो रूलिंग है, वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती। ये एक क्वेश्चन था। इसका जो जवाब आज दिया है वो सब लोगों को पता है कि इसका जो रूलिंग थी वो क्या कर दी गई है, नल एंड वाइड करार दे दी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल दोनों करार दे दी। तो इसका मतलब है कोर्ट ने समझा है कि इस बंदे ने जो रूलिंग दी है स्पीकर ने, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ उससे बियॉन्ड जाके की। तो यहां से एक क्वेश्चन सेटल हो गया कि जो स्पीकर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, वो अंडर द लॉ है। याद है लॉक और लॉ की एक डॉक्ट्रिन, शायद जिसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको पहले नहीं मिलती थी, अब दे रहा हूं। लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अंडर द लॉ, गवर्नमेंट ऑफ द लॉज, ये प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ द लॉज की। अगर अथॉरिटेरियनिज्म का जमाना हो, डिक्टेटरशिप हो, या कोई और ऐसा सिस्टम हो, तो वहां पर हम किसी भी, बेशक कोई भी बंदा हो ना, ये पूरी वो उसकी बात हो रही है, क्या कहते हैं, स्टेट की बात हो रही है कि स्टेट जो है वो स्टेट ऑफ द लॉज, नॉट ऑफ द पर्सन, कि जिनकी इंडिविजुअल जो विशेस हैं, इंडिविजुअल जो बाइसेस हैं, उनको सामने रख के ताकत का इस्तेमाल किया जाए। पोल साइंस में आप पढ़ चुके हुए मोंटेस्क्यू को। मोंटेस्क्यू लेके ही सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंस क्यों आया था, ताकि लोगों की जो सिविक पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा। वो कब प्रोटेक्ट रहेगी, जब हर इदारा अपने दायरे में रहेगा और अपनी जो गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उनको क्रॉस नहीं करेगा। समझ आ गई बात की? ठीक है जी, यहां तक हम सारे लोग साथ हैं जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलें जी, वेरी गुड, हो गया, ठीक है।
अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट आर्टिकल है जी, आर्टिकल 58। भाई अभी 69 पे आ रहा हूं, वेट करें, 2 मिनट दे दें मुझे, ठीक है जी। रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, ये इसका टाइटल है जी। 58, 58 जी। अगर वो न्यूट्रल नहीं हुआ तो इसी वजह से आज उसकी रूलिंग को क्या किया गया, वापस भेजा गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। ये तो आप क्लियर हो गए ना, इनका तो मजीद जवाब देना जरूरी नहीं जी। 58(1), 58(1). अच्छा इसमें ये शॉर्ट ऑर्डर आया है, अभी ये सारा कुछ उन्होंने कौन सी ग्राउंड्स पे किया है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, डिटेल जजमेंट आएगी उसमें आएगा, वो अभी नहीं आएगी, वो लेट आएगी। ये शॉर्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो जो और रियल जजमेंट जो है वो इतनी दिल करे 500 सफ़े की आ जाए, ठीक है। चलें जी, द प्रेसिडेंट। अब यहां बराए मेहरबानी जिस जिस बंदे का नाम आता जाए ना इनमें से, प्रेसिडेंट या पीएम, जिसका भी नाम आए, फौरन से अपने रजिस्टर में उसके आगे ये उसकी डिटेल लिख लेनी है। जी 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 जी। द प्रेसिडेंट शैल, जी चलें जी, कोई नो पर्सनल कमेंट्री, चलें जी। द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें बड़ी क्लियर बात लिखी हुई है कि असेंबली को जो डिसॉल्व करना है वो किसने करना है जी, प्रेसिडेंट ने करना है। इफ सो एडवाइज, कुछ बच्चे पहले कह रहे थे ना जी आर्टिकल बताएं, तो ये रेफरेंस हैं जो बातें हम कर रहे हैं, और जो बच्चे रेफरेंस नहीं लिख के आएंगे पेपर में वो समझ लें वो 50% अपना लूज करते हैं, ठीक है। बात क्रेडिबल करें ना फिर जी। द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर and the National Assembly shall, comma, unless sooner dissolved, stand dissolved at the expiration of 48 hours after the Prime Minister has so advised. It's very simple. जब प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस कर दी है तो उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर जो प्रेसिडेंट है उसने क्या करना है जी, डिसॉल्व करना है। पाकिस्तान की जो मौजूदा इस टाइम सूरत हाल है उसमें सपोजिडली मेरे पास एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मेरा ख्याल है 1.25 घंटा लगाया है, तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान प्रेसिडेंट साहब ने जो पीएम की एडवाइस, वो जो प्रपोजल है, समरी है, उसके ऊपर साइन करके उसको मंजूर कर दिया, ठीक है जी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, इस आर्टिकल की लिखी हुई है आइन के अंदर। रेफरेंस इन दिस आर्टिकल टू प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट बी कंस्ट्रूड to include reference to a prime minister against whom a notice of a resolution for a vote of no confidence has been given in the National Assembly. बराए मेहरबानी ये लाइनें जो हैं ये आपके आज के लेक्चर की कह लें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये आप लोग इसका पॉइंट बना के अपने पास लिख सकते हैं। रेफरेंस इन दिस आर्टिकल टू प्राइम मिनिस्टर, कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, shall not be construed to include reference to a prime minister against whom a notice of a resolution for a vote of no confidence has been given in the National Assembly. तो वो आपको पता है कि जिस दिन असेंबलियां टूटी हैं उससे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन सिर्फ मूव नहीं हो चुकी हुई, रेजोल्यूशन सिर्फ, जी हाँ जी, उस दिन रेजोल्यूशन सिर्फ मूव नहीं हुई बल्कि उस दिन वोटिंग डे था, लास्ट वोटिंग डे था, ये बड़ा जरूरी है। बट हैज नॉट बीन वोटेड अपॉन और अगेंस्ट whom such a resolution has been passed, ठीक है, और is continuing in office after his resignation or after the dissolution of the National Assembly। ये वो 5 शर्तें हैं जब प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता, ये लिख लें आसान जुबान में। पहली चीज क्या है, जब उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन, जी मैं दोबारा पॉइंट फॉर्म में बता रहा हूं कि ये 5 एक्सेप्शंस बताई हैं आइन के आर्टिकल 58(1) ने, कह लो उसकी एक्सप्लेनेशन में, कि जनाब कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं सॉरी आ जाए तो फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर सकते हैं, असेंबलियां डिसॉल्व
नहीं कर। नंबर 1 रेजोल्यूशन ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, एक जिसके खिलाफ वोट हो जाए, तीसरा जिसके खिलाफ वोट रेजोल्यूशन पास हो जाए, जो रिजाइन कर दे लेकिन अभी अपने ऑफिस में हो। पता है ना ये रूल कि जब वो रिजाइन भी कर देते हैं ना, तो जब तक नई कोई सूरत निगरान की डेवलपमेंट नहीं होती, वो बंदा तब तक एक सेरेमोनियल प्राइम मिनिस्टर रहता है। जैसे कि 2-3 दिन क्या रहे हैं, वो रेजिग्नेशन के तौर पर तो नहीं रहे, लेकिन वो अपने नीचे जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, पार्लियामेंट्री पावर, उसके बगैर थे। समझ आ गई बात की। और आखिरी चीज क्या है, और आफ्टर द डेजोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली, अगर असेंबली डिसॉल्व हो चुकी हो। अभी आप देखेंगे कि इस आर्टिकल का ताल्लुक क्या है आज के फैसले के साथ, क्या ताल्लुक है जी। अब जरा गौर से देखना है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि हम लोग ना कोई थोड़ी प्रैक्टिकल एक सिचुएशन के अंदर रहे। देखें स्पीकर ने क्या किया, नेशनल असेंबली का सेशन ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होने दिया। उसके फौरन बाद क्या हुआ, उसके फौरन बाद जो प्राइम मिनिस्टर था वो इन पांचों जो कंडीशंस हैं उनसे क्या हो गया। अब थोड़ी जरा कहानी समझनी है। जैसे ही स्पीकर ने वो वोटिंग को रिजेक्ट किया, उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर था वो उस बाउंड से क्या हुआ, निकल आया, जिसको उसको पहले रोक रहा था ये आर्टिकल कि भाई तुम 5 सूरतों में नहीं कर सकते असेंबली डिसॉल्व। तो पीएम ने फौरन क्या किया, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, उसकी पावर थी। अब अगला काम फौरन से क्या करना था, अभी आइन ने बताया है कि जो प्रेसिडेंट है उसको क्या भेजनी है, इसने समरी भेजनी है। समरी भेज के उसने क्या कर दी, उसको अप्रूव कर दी। अप्रूव करने का मतलब यह था कि ये अब इज नो मोर, ओके हो गया। आज का जो शॉर्ट ऑर्डर है वो क्या कहता है, वो अब चेन पहला आर्ग्यूमेंट सुन लें। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो स्पीकर था ना, वॉइड अब इनिशियो, यानी कि जहां से कहानी शुरू हुई थी ना, वो कहानी ही गलत थी। जो पॉइंट टेकअप किया गया, एक वाइड अब इनिशियो एक टर्म होती है ना लॉ के अंदर, एक चीज अपनी ओरिजिन में, अपनी बुनियाद में, अपनी ओरिजिनलिटी में वो गलत है, वो मेलाफाइड है। तो शुरू कहां से हुआ, तो जब पहले उन्होंने उड़ाया स्पीकर को, स्पीकर की रूलिंग क्या हो रही है, गलत हो रही है। समझ आ गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल, अनलॉफुल। इसका मतलब है ये नेशनल असेंबली के अंदर उस दिन जो कार्रवाई होनी थी, उसके लिए अदालत ने 9 अप्रैल की डेट दे दी है कि 9 अप्रैल वाले दिन सेम एजेंडे पे स्पीकर साहब क्या करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाएंगे। तो जब स्पीकर की सारी गेम ही वो उसने उड़ा दी है, तो ये कैसे पॉसिबल था कि पीएम साहब ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया था नेशनल असेंबली का, वो दोबारा से वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए। कौन सी पोजीशन पर, कि जब प्राइम मिनिस्टर कब असेंबलियां नहीं तोड़ सकता, जब उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या हो चुकी हो। तो जब कोर्ट ने असेंबलियां बेहाल कर दी, असेंबली के सेशन को समझा कि सेशन चल रहा है, तो इसका मतलब है पीएम साहब का जो इख्तियार था वो वापस उनसे क्या हो गया, छीन गया है। पीएम का इख्तियार उससे वापस छीन गया। अब असेंबलियां क्या हो गई हैं, रीस्टोर। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे, चूंकि नेशनल असेंबली को एडवाइस करने का इख्तियार ही पीएम के पास छीन गया है, तो प्रेसिडेंट साहब ने जो ऑर्डर पास किया था कि पीएम साहब के कहने पे मैंने असेंबलियां क्या कर दी हैं, वो भी रिवर्स हो गया। कहानी समझ आ गई। तो स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इन तीनों को क्या, इन तीनों के जो ऑर्डर्स थे, जो एक्ट्स थे, उन तीनों को 5-0 से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये वर्ड बड़े अहम हैं, लॉफुल होने में और कॉन्स्टिट्यूशनल होने में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो दोनों जो एक्ट्स हैं उनको क्या डिक्लेयर किया गया, ठीक है जी। मैं एक सेकंड, ये शॉर्ट ऑर्डर है मेरे पास, ठीक है, मैं उसमें से आपको एग्जैक्ट जो वर्डिंग है वो पढ़ के दे रहा हूं जी।
ये ऑर्डर का पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहा हूं जी, ठीक है। इसमें लिखते हैं जी कि द रूलिंग ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, अब जो इंफॉर्मेशन पहले मैंने बोल दी है उसकी वेरिफिकेशन दे रहा हूं फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये इसको देखना है आपने, ठीक है। द रूलिंग ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली गिवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस on 3rd of the April 2022 in relation to the resolution for a vote of no confidence against the prime minister under article 95। हमने अभी आर्टिकल नहीं पढ़ा 95, वो अभी पढ़ेंगे, लेकिन हमने बात क्या कर ली कि उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है, मूव हो सकता है। For which notice had been given by the requisite number of members of the assembly on 08/03/2022, यानी कि जो पहले सारा कार्रवाई हो गई है। एंड इन रिलेशन टू विच लीव वाज ग्रांटेड टू मूव द रेजोल्यूशन ऑन 28/03/2022, जो ऑपोजिशन ने उसके अंदर वोट के लिए रेजोल्यूशन मूव की। एंड डिटेल्ड रीजन फॉर द रूलिंग रिलीज सब्सिक्वेंटली एंड कंकर्ड विद बाय द स्पीकर, released subsequently and concurred with by the speaker, are declared, ये वर्ड आपने लिखने हैं, are declared to be contrary to the constitution, ये एग्जैक्ट आपने कोट वहां लिखनी है, ठीक है। are declared to be contrary to the constitution and the law, दोनों चीजें, and the law, और लॉ नहीं लिखा, and law लिखा है, and of no legal effect, and of no legal effect, and the same are hereby set aside, ये वर्ड यूज करना है आपने, कोई और वर्ड यूज नहीं करना। set aside, ये कोर्ट ने वर्ड यूज किया, set aside, declared to be contrary to the constitution and the law and of no legal effect, and the same are hereby set aside। जी बात क्लियर हो रही, ठीक है। अब आए जरा जी 63A1A पढ़ा हुआ किसी ने? नहीं पढ़ा हुआ, वेरी गुड यार। चलें जी, अब आ जाएं आर्टिकल 95 पे, जो रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है हमारी इस सारी गेम के। आर्टिकल 95, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। जी 63 एंड 69 भी करेंगे जी, जरा 2 मिनट दें नुमान भाई, 2 मिनट दें मुझे, बिल्कुल करेंगे जी, ठीक है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट पीएम, जी इसका मैं 95(1) पढ़ रहा हूं, 95(1). A resolution for a vote of no confidence moved by not less than 20% of the total membership of the National Assembly। ले जी, ये आपका एक एमसीक्यूज भी है, ये आपका एक एमसीक्यूज भी है, और ये आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक बहुत बड़ी हेडिंग भी है कि जनाब 20% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली, अपना जो है आपकी क्या कहते हैं नेशनल असेंबली की मेंबरशिप है, वो मिनिमम इतने लोग जो है वो सिग्नेटरी हों ताकि वो रेजोल्यूशन उसको मूव किया जा सके। असेंबली में बी पास्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर बाय द नेशनल असेंबली। आगे जी 2 पढ़ रहा हूं, 95(2). अ रेजोल्यूशन रेफर टू इन क्लास 1 shall not be voted upon before the expiration of 3 days। अगर डायरेक्ट सवाल आ जाए ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, पेपर 2 में, पॉलिटिकल साइंस में या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, तो ये आपके डायरेक्ट फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 3 डेज से पहले नहीं हो सकता, और लेटर देन द 7 डेज, 7 दिन के बाद भी नहीं हो सकता। फ्रॉम द डे ऑन विच सच रेजोल्यूशन इज मूव्ड इन द नेशनल असेंबली, जिस दिन ये रेजोल्यूशन 20% ऑफ द मेंबर्स मिनिमम ये मूव कर दें, उसके 3 दिन के पहले नहीं हो सकता और 7 दिन के बाद नहीं हो सकता। जी अब आ जाए 3 पे, 95(3). A resolution referred to in clause 1 shall not be moved
in the National Assembly while the National Assembly is considering demands for grants submitted to it in the annual budget statement. ये अभी हमारे करंट सिनेरियो में इतनी एप्लीकेबल नहीं है कि जब नेशनल असेंबली जो है वो एनुअल बजट स्टेटमेंट की जो तैयारी है और उसकी जो डिमांड्स और ग्रांट्स हैं उसमें चक्कर में बिजी हो, तो तब ये वाली जो करारदाद है उसको मूव नहीं किया जा सकता. If the resolution referred to in clause 1 is passed by a majority of the total membership of the National Assembly, the Prime Minister shall cease to hold office. तो ये जो नंबर है ना 342, उसका 51% कितना बनता है जी? 1 जो 50 से ऊपर परसेंटेज है. ठीक है, ये है जी कि आप ये इख्तियार है, इतनी मेजॉरिटी. अब आपको सारी कहानी समझ आ रही है कि यहां पर जो पार्लियामेंट है इसके पास क्या है, इसको रिमूव करने का इसको इख्तियार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत. तो उसके लिए तादाद कितनी चाहिए? एक वर्ड में बोल रहा था, आपको याद होगा, ट्रस्ट. एक वर्ड में बोल रहा था कॉन्फिडेंस. अब उसको मेजर कैसे करना है? कितना ट्रस्ट, कितना पूछ सकता है ना अगला बंदा. देखें जी मेरे माइती बैठे हुए हैं, ये सारे कह रहे हैं कि मतलब मियां साहब जिंदाबाद या फलाना साहब जिंदाबाद. आप कैसे कह सकते हैं? ये तो चंद लोगों का एजेंडा है. तो उसके लिए फिर तरीकाकार आइन ने वाजे कर दिया है कि जनाब 342 लोग हैं. ठीक है, आधे लोग लेफ्ट पे कर लेंगे, आधे राइट पे कर लेंगे. ठीक है, जिस साइड पे लोगों ने आना जाना होगा वो आ जा लेंगे, जो भी सिलसिला होगा. तो उसके बाद जो नंबर है मेजॉरिटी नंबर, वो जिस साइड पे हो जाएगा इसको समझा जाएगा कि ये जो पाकिस्तान या जो भी मुल्क है उसका प्राइम मिनिस्टर जो है उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होगी. क्लियर होगी बात? और उसके बाद पार्लियामान के पास इख्तियार होगा, ठीक है, कि वो वजीर आजम के यानी कि जिसकी भी मेजॉरिटी होगी उस पार्टी को दावत दी जाएगी कि वो अपना वजीर आजम दोबारा से मुंतखब कर सके. ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामानी निजाम. क्लियर हो गया जी? ठीक है. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम जी. और कौन सा आर्टिकल कह रहे थे आप? अच्छा जी, 63(1)(a) लिखें जी. अच्छा एक सेकंड दे मुझे जी. 63(1)(a) ओपन हो गया किसी के पास? 63(1)(a) मुझे दे दें जी. जी ठीक है. आर्टिकल जी 63(a)(1) इफ अ मेंबर, और ये इसकी मेन टाइटल पता है क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन. जी मैंने एक टर्म यूज की थी 50, वो कोई टर्म नहीं है, वो जो डिसीजन आया है वो चूंकि लार्जर बेंच था, 5 लोगों पर मुश्तमिल था, तो ये 5 जजों का यूनानिमस डिसीजन होता है. जुडिशरी के अंदर जो फैसले आते हैं वो कभी 4-1 से आते हैं, कभी 3-2 से आते हैं. अभी डिटेल जजमेंट आएगी ना तो उसमें फिर पता लग जाएगा कि किसी जज ने कोई इख्तलाफी नोट, कोई होता है ना कि आप किसी बात से एग्री नहीं करते कि नहीं इस चीज को ऐसे देखना चाहिए था, तो हर तरह का मौका जो है वो जजमेंट के अंदर जज के पास पूरी फ्रीडम होती है, वो पूरी जजमेंट अपनी लिख सकता है. ठीक है ना? ये पनामा केस के अंदर और दीगर केसेस के अंदर हमने देखा है कि जजेस ने जो है. चलें जी. जी, if a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house, number 1, resigns from membership of his political party, number 1, वो क्या करेगा? रिजाइन कर दे, या दूसरी कोई पार्लियामेंट्री पार्टी क्या कर दे? ज्वाइन कर ले. और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हुई हैं पहले भी, या ओवरऑल भी क्लैरिटी है कि जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, ज्वाइनिंग होती है, वो ऑरल को तस्लीम नहीं किया जाता. कि मतलब मैंने उठ के इमरान खान पे तनकीद की है ना, तो इसका ये मतलब नहीं ऑटोमेटिकली कि मैं PMLN के साथ क्या हूं, मिल गया हूं. यानी कि हो सकता है ना, यहां से ये भी अजम्पशन आ सकती है, ऐसा नहीं है. नंबर 2, वोट करे और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस, या वोट ना देने जाए, एब्सटेन कर जाए, contrary to any direction issued by the parliamentary party to which
ही बिलोंग्स, जिस पार्टी से वो क्या रखता है, ताल्लुक रखता है, अगर वो पार्टी उसको कहीं पर वोट देने को कहती है या कहीं पर एब्सटेन करने को कहती है, अगर वो उसको क्या करता है जी, उसके कॉन्ट्रेरी जाता है, वायलेट करता है, फिर ये एप्लीकेबल होगा। कौन कौन सी चीजों के लिए, इन रिलेशन टू, ये इंपॉर्टेंट चीजें ये लिखते हैं। नंबर 1, इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। जब सीएम का इलेक्शन हो तो एमपीए, जब पीएम का इलेक्शन हो तो एमएनए। अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और अ नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इनमें नहीं रिमूव हो सकते। और मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बजट या आईनी तरमीम, तो कितनी सूरतें होंगी जनाब, 4। वैसे तो 6 सूरतें हैं, लेकिन पॉइंट्स 3 है, तो आप 6 पॉइंट्स बना लें। नंबर 1 इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद मनी बिल, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी, ही मे बी डिक्लेयर्ड, अब ये प्रोसीजर दिया गया कि आगे कार्रवाई क्या होगी। ही मे बी डिक्लेयर्ड इन राइटिंग बाय द पार्टी हेड टू हैव डिफेक्टेड, इस वर्ड की वजह से इसको कहते हैं डिफेक्शन क्लॉज। कौन, ये वर्ड सुना होगा आपने आजकल बड़ा, डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई हो जाएगी हेड, और ये इख्तियार किसका है डिफेक्शन करने का, पार्टी हेड का। किसका जी, पार्टी हेड का जी। टू हैव डिफीटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, डिफेक्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, and the party head may forward a copy of the declaration to the presiding officer, किसको भेजेगा उसके बाद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक कॉपी किसको भेजेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, एंड शैल सिमिलरली फॉरवर्ड अ कॉपी देयर ऑफ टू द मेंबर कंसर्न, तो जिस बंदे ने ये हरकत की होगी उसको एक जो मरासला है वो उसको भेज देगा। तो 3 मरासले भेजेगा, किस किस को जी, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, ठीक है, और उसके बाद जो कंसर्न्ड मेंबर है उसको। क्लियर हो गया जी। उसके बाद जी, प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग द डिक्लेरेशन द पार्टी हेड शैल प्रोवाइड सच मेंबर विद एन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज एज टू व्हाई सच डिक्लेरेशन मे नॉट बी मेड अगेंस्ट हिम। आपने ये सब कुछ कार्रवाई करने से पहले बंदे को शो कॉज नोटिस जारी करने, और उसको क्या कहने हैं जी, कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके खिलाफ डिफेक्शन क्लॉज क्यों ना लगाएं। यानी कि ये एक लॉ के अंदर एक होता है राइट टू बी हर्ड, ठीक है, सुने जाने का हक, तो ये आपने उसको दिया कि लीगल तकाजा पूरा करना है कि आपने अगर ऐसा किया है तो वो क्यों किया। क्लियर हो गया जी, ठीक है। तो अभी इसका क्या ताल्लुक है, आपको पता है इस सारे के ऊपर अभी तो एक और केस आना है। अभी देखें, अभी सरप्राइज जो आज खुश हो रहे हैं ना बच्चे, अभी देयर इज अ स्पेस कि मे बी कोई सरप्राइज और जुडिशरी दे सकती है, ठीक है। उसकी वजह है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया होगा, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट रेफरेंस। वो रेफरेंस सारा किस पे खड़ा है, 63A1 पे, इस पे खड़ा है। उसमें मौकफ आपको पता होना चाहिए, सिंपल। गवर्नमेंट का ये मौकफ है कि जनाब हमारे बंदों को पैसे दिए जा रहे हैं, इसके लिए टर्म होती है हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो लिहाजा ये जो 63A1 है इसको पढ़ें आप 62 के साथ मिला के, कि जो बंदा ऐसा कर रहा है, पैसे लेके वोट सपोजिटली क्या कर रहा है, बेच रहा है, वो खयानत का मुंतकिब हो रहा है। तो जो बंदा खयानत का मुंतकिब है, अदालत उसको क्या कर सकती है, ताहया ये डिस्क्वालीफाई कर सकती है। वो आगे फिर एक और बहस है कि कितनी डिस्क्वालिफिकेशन करेंगे, अदालत उसको नाअहल कर सकती है। गवर्नमेंट की प्ली ये है, जो ऑपोजिशन है उनकी प्ली क्या है, उनकी प्ली ये है कि जनाब ये अभी तक ये क्लॉज तब इन्वोक होगी, ये क्लॉज तब एप्लीकेबल होगी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर वो बंदा जाके अपना वोट जो है वो क्या करेगा, वो वोट देगा। समझ आ रही, आज की जो जजमेंट है उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है, बड़ा मजेदार ताल्लुक है। पॉइंट नंबर 9 जो है, ठीक है, वो आज की जो जजमेंट है वो मैं पढ़ने लगा हूं उसका। पॉइंट नंबर 9, द स्पीकर इज अंडर अ ड्यूटी, द स्पीकर इज अ ड्यूटी टू समन एंड होल्ड अ सिटिंग ऑफ द असेंबली।
अब ये डायरेक्शंस हैं, हेडिंग बना ले, डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट टू द स्पीकर, डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट टू द स्पीकर, कि स्पीकर ने इस सारे मामले में क्या उसको डायरेक्शन दी गई है जी। नंबर 1, द स्पीकर इज अंडर अ ड्यूटी टू समन, नंबर 1 पहला कि वो क्या करे, समन करे। नंबर 2, होल्ड अ सिटिंग ऑफ द असेंबली, नंबर 1 समन करे, नंबर 2 सिटिंग को होल्ड करे इन द प्रेजेंट सेशन। प्रेजेंट सेशन से क्या मुराद है, जो पिछला सेशन चल रहा था, अदालत उसको क्या समझ रही है कि ये जो पिछले 4 दिन की कार्रवाई हुई है ये सब क्या है, खत्म हो गई, इसके ऊपर बिल्कुल शीशा ऐसे क्लियर हो गया, तो कार्रवाई वहीं से चल रही है। एंड शैल डू सो इमीडिएटली, एंड shall do so immediately, and in any case not later than 10:30 AM on Saturday 09/04/2022। क्लियर होगी बात। स्पीकर को कह दिए कि हफ्ते वाले दिन 10:30 बजे से बाद इजलास तुम्हें बुलाने उससे पहले। एक सेकेंड, टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द डे, एज पर द, यानी कि जिस दिन ये इजलास बुलाया गया तो उस दिन के जो ऑर्डर्स है उसके मुताबिक क्या करो, इजलास चलाओ। डेट हैज बीन इशूड फॉर 03/04/2022 एंड इन टर्म्स एज स्टेटेड इन, ये बड़ा अहम है, एंड इन टर्म्स एज स्टेटेड इन एंड रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेड विद रूल नंबर 37। ये जरा आपने निकालना है, आपने किसी के पास है, रूल नंबर 37 of the rules of procedure and conduct of business in the National Assembly rules। रूल नंबर 37 लिख लें जी सारे स्टूडेंट्स, रूल नंबर 37 of the rules of the procedure and conduct of business in the National Assembly rules। अच्छा जी, अब आ जाए पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11, इफ द रेजोल्यूशन, पॉइंट नंबर 11 बोल रहा हूं जी, सुप्रीम कोर्ट की जो शॉर्ट जजमेंट है उसका, ऑर्डर का। इफ द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी, पूरी उन्होंने कहानी इस दफा दे दी है ना खुद के, इस तरह करना है, ठीक है, कोई अपनी तरफ से वो उन्होंने मसाला नहीं डाला। इफ द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी, द नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन इज सक्सेसफुल, then the assembly shall forthwith and in its present situation proceed to elect a prime minister in terms of article 91 of the constitution, read with the rules of rule 32 of the rules and all other enabling provisions and powers in this behalf, and the speaker and all other persons including the federal government are under a duty to ensure that the orders and directions hereby given are specifically complied with and given effect to। मेक श्योर किया है कि जो ये बात हो रही है ये हतमी है, ये इसको इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट समेत हर एक अदारे का वो है, उसके ऊपर बाइंडिंग है कि उसने इसके मुताबिक कार्रवाई करनी है। यहां से आर्ग्यूमेंट हमने क्या ड्राइव किया है कि अभी फिलहाल जो बंदे वोट देंगे उनके लिए जो 63A1 की कार्रवाई है कि जी उन्होंने खयानत कर दी है और उनको उड़ा दो, ये नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी, जो 63A1 के अंदर सिंपल कार्रवाई लिखी हुई, और वो कौन सी कार्रवाई है वो अभी हमने पढ़ी है। क्या कार्रवाई है कि जिस दिन इन्होंने फ्लोर क्रॉस किया उसके फौरन बाद जो हेड ऑफ पार्टी होगा वो क्या करेगा, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले शो कॉज नोटिफाई करेगा, उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और नंबर 3 मेंबर कंसर्न को कहेगा कि तुम्हें जनाब अब इस सारी सूरत हाल के नतीजे में तुम क्या हो गए हो, तुम नेशनल असेंबली से, पार्टी से तुम क्या हो चुके हो, फारिग हो चुके हो। समझ आ रही बात की, ये कार्रवाई लिखी हुई है आइन में, ये होगी, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये कार्रवाई नहीं होगी, ये कार्रवाई होगी। जो गवर्नमेंट चाहती है ना कि जो ये कार्रवाई हो उसके आगे ताहयात नहली हो, उसको कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई जो बंदे वोट देंगे वो ताहयात नहली वाली बात अभी क्या है वो देखेंगे, वो डिस्कस होनी है। अभी फिलहाल जो 63A1 के अंदर तरीकाकार मौजूद है वो फॉलो होगा जी।
रूल कौन सा निकाला है आपने जी? ये लिख लें जी, रूल नंबर 37 ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द बिजनेस ऑफ नेशनल असेंबली। मजा आ जाएगा पेपर में अगर आप आइन का भी हवाला देंगे और फिर नेशनल असेंबली का जो रूल्स ऑफ बिजनेस का प्रोसीजर उसका भी हवाला देंगे ना, तो एग्जामिनर को बड़ा मेरा ख्याल है अच्छा लगेगा कि बच्चे ने बड़ी मेहनत की है या उस चीज को लगाया है। इसका जी टाइटल लिख लें, इसका टाइटल है जी रेजोल्यूशन फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। ये रूल डील करता है आर्टिकल 95 के अंडर जो कार्रवाई है उसको ये डिटेल में बताएगा। नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल, देखा पहले स्टार्ट से, a notice of a resolution under clause 1 of article 95 shall be given in writing by not less than 20% of the total membership of the assembly। पहली बात आपको पहले पता है कितने परसेंट लोग? 20% लोग। नंबर 2, the secretary shall as soon as may be circulate the notice to its members। दूसरा काम क्या होगा? ये लिखते जाएं, पूरी चेन बना ले। सेक्रेटरी साहब ने क्या करना है? उसका नोटिस सर्कुलेट करना है सारे मेंबर्स को। पाईजान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या हो गई है? मूव हो गई है। अ नोटिस अंडर सब क्लास सब रूल 1 shall be entered in the name of the members concerned in the orders of the day for the first working day after expiry of 1 clear day of receipt of the notice। जब असेंबली को ऐसी कार्रवाई की नोटिस मिल जाए तो उसके एक दिन के अंदर अंदर इन्होंने क्या मेंटेन करना है? ऑर्डर ऑफ द डे। नेक्स्ट जी, leave to move to resolution shall be asked for after questions if any before other business entered in the orders of the day is taken up। याद है आपको इस दफा क्या हुआ है? एक सोशल मीडिया पे एक पट्टी चली है, एक क्लिप चला है कि जिसमें पीएमएलएन के लोगों को स्पीकर क्या कह रहा है कि आप वक्फा सवालात हुआ है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। उसने नाम लिए, लोगों ने पहले सवाल लिखवाए होते हैं ना असेंबली में, ऑर्डर चलाना है ना, क्लासरूम थोड़ी होती कि जिसका दिल करे जो सवाल, वो पहले सवाल लिखवाते हैं कि जी सवाल नंबर 70 मेरा वकास नवाज ने एक सवाल पूछना है इकॉनमी में। स्पीकर ने उनसे पूछा, उन सब ने कहा जी आज हम कोई सवाल नहीं पूछना चाहते। कार्रवाई भी पूरी करनी थी, वो क्यों करनी थी? रूल नंबर 37 सब रूल नंबर 4 कह रहा है, रूल नंबर 37 रूल नंबर 4 कह रहा है, सब रूल नंबर 4 कह रहा है। 5 क्या कह रहा है? रूल नंबर सब रूल 5, when the resolution is moved the speaker may after considering the state of business allot a day or days for the discussion on the motion। अगली स्टेज क्या है? डिस्कशन। और पार्लियामेंट्री अगर आप ये सुन रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन थोड़ी देर आया भी कि जी डिस्कशन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। provided that the resolution shall not be moved while the assembly is considering demands for grants submitted to it, ये हमने पहले भी पढ़ ली है। The resolution shall not be voted upon before the expiry of 3 days, ये भी हमने पढ़ ली है, और later than 7 days, ये भी हमने पढ़ ली है, from the day on which the resolution is moved in the assembly। ले जी, बस इतना ही, इतने में हमारा गुजारा हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ये तो प्रोसीजर बताया ना कि वो सारा होगा कैसे, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम बहुत ज्यादा फोकस ना भी करें, सिंपल हम रूल 37 लिख के तो उसका एक हवाला दे दे तो मेरा ख्याल है काफी हो जाएगा। जी समझ आइए बात की। अब जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक दफा मैं जरा दोबारा आप सब लोगों को ऑन बोर्ड ले लूं, क्योंकि यहां तक एक फेज था लेक्चर का, अब एक न्यू फेज में जाना है। जी आप बता दीजिए, क्लियर हो गया? किसी को इशू, कोई सवाल? जो बच्चे नए हैं अभी जिनका सेशन शुरू हुआ है उनको हो सकता है कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट लग रही हो, ठीक है, लेकिन ये कि ये इतना प्रैक्टिकल बात है कि आजकल जो मर्जी कोई इस लेक्चर को सुन ले वो उसको पता है कि अच्छा आजकल ये वर्ड्स तो चल रहे हैं। क्लियर होगी बात? ये जो स्पीकर ने और दिया है, ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने किया है जी, आर्टिकल ये निकालिएगा जरा 69। जी जी 69 पे भी आ रहा हूँ। जी जी बोले आप। सर वो स्पीकर के साथ भी कोई हो गया 69 किसकी सजा? अच्छा जी अब आते हैं,
69 नहीं 69 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी जी, एक सेकंड दे दें। जी अभी अभी इसको सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्टेक्स्ट में मैंने तो शुरू यहां से किया, ठीक है जी, करेंगे डिस्कस। अभी सिर्फ 1 मिनट दे दें। जो आर्टिकल 69 है। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, अहमद भट्टू साहब ने ये सवाल किया है कि सर ऑन विच ग्राउंड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी मूव्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब, ये सिर्फ एक ही ग्राउंड है और कोई ग्राउंड नहीं है कि व्हेन द पार्लियामेंट considers that the sitting government has lost its confidence, it shall move vote of no confidence। समझ आ गई बात की। अब अगर इसके पीछे है, नीचे है पॉलिटिकल जवाब, तो पॉलिटिकल जवाब की कुछ तफसीलात ले लें आप, अगर आप इस पे बात करना ही चाह रहे हैं। तो उसमें जो 2018 का इलेक्शन है उसके ऊपर रिजर्वेशन है। नंबर 2, 3.5 साल की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसके ऊपर है। फिर पॉलिटिकल विच हंटिंग हुई नैब के थ्रू, एफआईए के थ्रू, उसके ऊपर है, ठीक है। और ओवरऑल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, उसके ऊपर है। तो ये फिर ऑपोजिशन पार्टीज जो है उनका इस्तेहकाक है, उनका आईनी हक है, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। और ये नहीं है कि कोई सीधी सीधी को वजह लिखनी होती है आपने, वजह यही होती है जो मैंने बता दी है कि जी हालात खराब हो गए हैं, ठीक है, फलां हो गया फलां हो गया, ये हुकूमत नहीं चल सकती। और जो पार्लियामेंट है उसके जो मेजॉरिटी अरकान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपना डिस्ट्रस्ट शो कर रहे हैं, वो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको नो कॉन्फिडेंस के अंदर बदल रहे हैं, और ये उनका आईनी इख्तियार है। जी अच्छा जी, अब आ जाए आर्टिकल 69 पे। सबसे अहम जो क्रिटिकल सवाल है, ये सवाल भी है एक तरह से। आर्टिकल 69, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। अब एक सवाल है ना, जो क्रिटिक्स हैं वो, हमने अच्छी अच्छी बातें तो कर ली हैं, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि जनाब जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है, अदालत के पास क्या इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट्री जो कार्रवाई है उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है। इसका पहला जवाब ले लें, 1803 मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस लॉ। 1803 मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस लॉ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये इस केस लॉ के अंदर उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस मार्शल, उन्होंने मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसके अंदर पहली दफा एक प्रेसिडेंट सेट किया। और वो क्या था कि अगर जुडिशरी ये सामने आ जाए उसके कि पार्लियामेंट ने या एग्जेक्टिव ने, पार्लियामेंट ने कोई लॉ ऐसा बना दिया या एग्जेक्टिव ने कोई पॉलिसी या कोई डिसीजन ऐसा ले लिया जो आइन के साथ क्या है, मुतजाद है, जो आइन से क्या है, मुतजाद है, तो जुडिशरी के पास इख्तियार है कि वो इसके लेजिस्लेचर का जो लॉ है और एग्जेक्टिव का जो पॉलिसी है या जो डिसीजन है उसको रिव्यू कर सकती है। क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। ये मैरबरी वर्सेस मेडिसन में ये तय हो गया। क्लियर होगी बात। अब आते हैं कि ये जो स्पेसिफिक शिक है पाकिस्तान की, ये क्या कहती है, ये कहती है कि द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure। बराए मेहरबानी इस वर्ड को बाहर निकालना है, ड्यू टू द इरेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीजर। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वर्ड यूज होता है, प्रोसीजरल मिस्टेक, प्रोसीजरल मिस्टेक, प्रोसीजरल मिस्टेक। एक होती है फिर प्रोसीजरल मिस्टेक, मसलन स्पीकर ने बहस करवानी थी, उसने नहीं करवाई, आप अदालत को जाके कहते हैं स्पीकर ने बहस नहीं करवाई, बहस करवाओ। स्पीकर के कोर्ट कहेगी भाई मेहरबानी करो, ये पार्लियामेंट का अपना रोल है, नहीं करवाई तो मैं कुछ नहीं कर सकते। वजह ये नेचर क्या है इस बात की, नेचर क्या है, प्रोसीजर में गलती है। समझ आ रही बात की। नेक्स्ट जी,
no officer or member of Majlis Shura in whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in Majlis Shura shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers. जी कौन कौन सी पावर्स? एक रेगुलेशन ऑफ प्रोसीजर्स, ये लिख लें नंबर 1, ये चैलेंज नहीं हो सकती। टू कंडक्ट द बिजनेस, यानी कि इस असेंबली का बिजनेस कैसे चलेगा ये तय करना किसका काम है? ये वहां का जो स्पीकर है उसका इख्तियार है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस असेंबली का, जी एतजाज भट्टू साहब 2 मिनट मुझे दे दें, सिर्फ 2 मिनट दे दें, मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं ताकि एम्बिग्यूटी ना रहे, क्योंकि बड़े बच्चे बात कर रहे थे 69 पे बात करें। 69 बड़ा क्लियर है, बड़ा वाजे है, ठीक है, और वो वाजे बार बार कह रहा है कि जो प्रोसीजरल नोयत की ताकत है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशरी इंटरफेयर, कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। और फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन मजलिस शुरा, दूसरी शर्त क्या है? पहला, उस बिजनेस हाउस ऑफ बिजनेस को चलाने के लिए जो प्रोसीजर है उनके वजह से, और दूसरा फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन मजलिस शुरा, मजलिस शुरा के अंदर कोई बदमजगी हो गई है, ठीक है, स्पीकर ने और रूलिंग दी है, ऑर्डर किया है, अजलास बर्खास्त किया जाता है, ये 3 बंदे बैठे हैं, ये जिन्होंने फड्डा किया है, इनको सिक्योरिटी को कहता है कि इनको बाहर निकाल दो, वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, जनाब सानू कमरे चो काट देता है। मेरी बात आप समझ रहे? हमें कमरे से निकाल दिया, तो कोर्ट कहेगी भाई कमरे से निकाला है तो उनको को खुद ही कोई रास्ता, दरवाजा एक बैक साइड पे है, कोई नया रूल बना लो और उसके तहत अंदर आ जाओ, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। ये है ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। और इसका थर्ड पार्ट है जिस आर्टिकल 69 का, कि इन दिस आर्टिकल मजलिस शूरा हैज द सेम मीनिंग एज इन आर्टिकल 66। वो डेफिनेशन किसी जगह पर भी, इट्स वेरी क्लियर नाउ, किसी जगह पर भी, किसी जगह पर भी एक वर्ड हमें नजर नहीं आया कि स्पीकर हर वो चीज की रूलिंग दे सकता है जो बिल्कुल जो मर्जी हो, यानी कि आइन की किसी भी चीज के मुतालिक स्पीकर जो मर्जी रूलिंग दे दे, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 69 है ही नहीं। आर्टिकल 69 बार बार क्या कह रहा है? अगर उसको असेंबली का जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? आपको प्रोसीजर्स चाहिए, रूल्स चाहिए, उनमें टोटल इख्तियार किसका होगा? स्पीकर का होगा। अगर उसमें ऑर्डर मेंटेन करने तो टोटल इख्तियार किसका होगा? स्पीकर का होगा। लेकिन यहां पर मैटर थोड़ा मुख्तलिफ है। जो हमारे दोस्त बड़े माजरत के साथ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगा हूं, ये जो यूट्यूब है ना और ट्विटर है और फेसबुक है, ट्रस्ट मी, ये फैसला है ना, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इट विल टेक यू 30 मिनट्स टू स्टडी दिस, लेकिन मैं गारंटीड हूं 99% पॉपुलेशन हमारी ये नहीं पढ़ती। इंफॉर्मेशन कहां से लेते हो आप? यूट्यूबर से, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, वहां से, ठीक है। तो आइन जो है वो आइन को अगर हम खुद पढ़ते हैं तो वो बड़ा वाज़ेह है। अब यहां पर क्या हुआ है जी बताएं? स्पीकर ने आर्टिकल 5 इन्वोक किया है। कौन सा? आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या है? लॉयल्टी टू स्टेट। इसका मतलब है क्या स्पीकर ऑफ पाकिस्तान को यह इख्तियार है कि वो 197 मेंबर्स की जो लॉयल्टी है, ओबीडियंस टू द क्वेश्चन, मैं ये भी मान लेता हूं कि क्वेश्चन कर ले, जो कहते हैं ना आप में से क्रिटिक्स, जो है क्रिटिक्स के साथ मैं एग्री करता हूं, लेकिन कोई तरीकाकार तो हो ना। मैं इधर खड़े खड़े 2 मिनट पहले आपको बुलाऊं कि आओ आज शाम को क्लास है और खाना भी खाएंगे, आप सारे तैयार तुर होके पहुंच जाए, बल्ले बल्ले भी उस्ताद ने आज लेक्चर भी देना है और जो है वो क्या कहते हैं रोटी पानी भी है, आप इधर पहुंचो, ठीक है। मैं कहूं जनाब आर्टिकल 5 के तहत तुम सारे गद्दार हो, निकल जाओ। ये बड़ी रेड थिन लाइन है, प्रोपोगेंडा में और रियलिटी में बड़ा कम फर्क होता है। आपको अभी आपने जाना है ना, जाके आप ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए,
एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ है जो आर्टिकल 69 की तशरीह क्या कर रहे हैं। आज बैरिस्टर अली जफर जो हैं, जो पीटीआई के वकील थे वहां पर, उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट क्या दिया वहां पर कि जी 69 जो है वो तो कोर्ट उसको देख ही नहीं सकती। अभी ये डिटेल जजमेंट आएगी ना, उसके अंदर आपको अदालत अली जफर साहब को भी और क्रिटिक्स को भी बताएगी भाई लेट्स नॉट, ठीक है, वो क्या करेगी, सारी जस्टिफिकेशन देगी कि जनाब स्पीकर की रूलिंग जो है वो प्रोसीजरल मैटर्स में, बिजनेस कंडक्ट करने के मैटर में और ऑर्डर मेंटेन करने में एब्सोल्यूट है। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग दैट, वी रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। लेकिन स्पीकर ये कह दे सुबह कि मैं खुद वजीर आजम हूं, मतलब इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन। अगर स्पीकर की कोई रूलिंग चैलेंज कोर्ट में हो ही नहीं सकती तो फिर तो बड़ा सिंपल काम है, सुबह वजीर आजम को बुलाया, उसको कहे तुम वजीर आजम हो, मैंने रूलिंग दे दी। जी जो बच्चे आर्टिकल 69 की बात कर रहे थे उनको जवाब मिला या नहीं मिला? जी जिन बच्चों को आर्टिकल 69 पे क्वेश्चन था, जी जिन बच्चों को आर्टिकल से, आप में से कोई आर्टिकल 69 के ऊपर कोई ओपिनियन रखता है? समझ आ रही है बात? तो आर्टिकल 69 जो है वो प्रोसीजरल ऑटोनॉमी ऑफ द स्पीकर, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है। अच्छा, अब पनिशमेंट और पेनल्टी जो है वो देखें जी, अब कल कोर्ट की ऑर्डर आती है। मेरा ख्याल है अगर कोर्ट ने स्पीकर को कह दिया ना कि इजलास बुलाओ, इसका मतलब है फिलहाल स्पीकर को उसके कदम को वापस किया, उसको कोई, अच्छा एक खूबसूरती नोट किया आपने कोर्ट की, नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मसलन स्टेट का तमाशा बना दिया गया है, स्टेट को यूं कर दिया गया है, इमरान खान साहब आपने ये कर दिया है, फलाने ने ये कर, ऐसी कोई बात आप पूरी जजमेंट पढ़ेंगे आपको नजर नहीं आएगी। उन्होंने सिंपल अपनी जो डायरेक्शंस थी वो दे दी, वो स्पीकर साहब वापस फैसला होगा, असेंबलियां रिस्टोर हो गई हैं। ये की सेलियंट फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का जो एक्ट था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया, सदर साहब का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया। अब हफ्ते को इजलास है, उसके अंदर जो स्पीकर उसी दिन का जो पिछला कॉन्टिन्यूड सेशन है उसके एजेंडे के तहत क्या करेगा, अपना जो बिजनेस है उसको चलाएगा, और उसके अंदर आपको पता है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब इसके आगे मफरूजे हैं कि जी इमरान खान साहब क्या करेंगे, इस्तीफे दे देंगे, ठीक है, इमरान खान साहब क्या करेंगे, पीटीआई क्या करेगी, पीएमएलएन क्या करेगी, वो उसको अनफोल्ड। अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, जितनी इंफॉर्मेशन है, इसको हमारे ये किस काम की है, हमारे ये जितनी भी डिस्कशन आज का लेक्चर हुआ है, अब हम इसको कैसे हेडिंग फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, कैसे हम पेपर के लिए इसको लेके आ सकते हैं। तो इस शॉर्ट ऑर्डर के अंदर बड़े वो बताए गए हैं हमें, क्या कहते हैं, रास्ते जिनको हम यूज कर सकते हैं। पहली बात, पाकिस्तान के अंदर सेपरेशन ऑफ जो पावर का प्रिंसिपल है, मैं अभी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वाली बात करके अपने लेक्चर को कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता, मैं अभी एकेडमिक बात कर रहा हूँ। एकेडमिक बात क्या है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी ने क्या किया है, उसको अप होल्ड किया है। ये लिखने पहला पॉइंट कि जुडिशरी ने अप होल्ड किया है। जी जी जी, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे ना आए, आप अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लिखते हैं। जी अप होल्ड किया है। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में रिस्टोर कर दिया है। वरना तो आज के बाद आपको पता है कितना बड़ा ये थ्रेट था। आज के बाद, और ये सबसे इंटेलेक्चुअली अगर मुझसे बात करें ना, ये जो मैं अब बात कर रहा हूँ ना, ये सबसे इंटेलेक्चुअल जो पॉइंट है ना मेरा, जो मेरी कह लें इसकी फाइंडिंग है, वो ये है कि आज के बाद क्या होना था, जो प्राइम मिनिस्टर था उसके खिलाफ पार्लियामेंट कभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकती थी।
अब आओ मोंटेस्क्यू के ऊपर कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोंटेस्क्यू के स्कीम के अंदर कैसे आता है। चेक्स एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस, कि भाई अगर पीएम जो मर्जी चाहे कर सकता है, तो फिर 16वीं सदी के बादशाह में और मौजूदा दौर की जो लॉक और मिल और इनके जो जो लिबर्टेरियन और डेमोक्रेटिक थ्योरी के अंडर जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुआ है, फिर उसके अंदर जो क्वेश्चन है कौन सा, अथॉरिटी अंडर लॉ, पावर अंडर लॉ, रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ पर्संस। तो ये इससे क्या हुआ है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अपनी ओरिजिनल डेफिनेशन में रीस्टोर हुआ है कि पार्लियामान ने अपना जो हक है वजीर आजम को हटाने का, पार्लियामान उसको यूज कर रही हो। ये करवाया किसने, जुडिशरी ने करवाया जी, सेपरेशन ऑफ पावर। समझ आ गई बात की। उसके बाद नंबर 4, जो बंदा भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाएगा, जो बंदा भी बाहर जाएगा जुडिशरी के पास अंडर आर्टिकल 184(3), ये बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है। आज पता लगा है इसका कि आर्टिकल 184(3) क्या है, कि किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो आज खुद नोटिस ले सकती है। आर्टिकल 184(3) सो मोटो। तो आज आर्टिकल 184(3) के इफेक्टिव यूज ने क्या करवा दिए, जो और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की, जो पाकिस्तान की रियासत में पिछले 4-5 दिनों से 10 दिन से जो इंस्टीट्यूशनल एक क्राइसिस था, अदालत ने आज उसको क्या किया, रीस्टोर कर दिया। तमाम इदारों को अपनी अपनी लिमिट्स में, अपने अपने दायरे में वापस भेज दिए कि डू नॉट ओवरस्टेप। और उसकी मिसाल में स्पीकर, पीएम और प्रेसिडेंट, उनको कहा है कि भाई ये आपका दायरा कार नहीं है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कि जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो अपहोल्ड हुई है, उसको मेंटेन किया है। फिर ये जितनी बातें की है इनको मोंटेस्क्यू की मॉडर्न डे रेलिवेंस में आपने लिखना है, इनको सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंस की मिसाल में आपने लिखना है। इनको आपने, अगर कल को ऐसे आ जाता है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो इस फैसले का आर्ग्यूमेंट आपने बनाना है। और यहां पर अब मैं बात करूंगा कि क्यों बनाना है। इसलिए बनाना है, आपने एक हेडिंग बनानी है, पाकिस्तानी जुडिशरी फ्रॉम डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी टू द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक केस लॉ है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, वो मेरे सी लॉ के जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है, आप लोगों को भी पढ़ा दूंगा जरूर। कौन सा केस है जी, मौलवी तमीजुद्दीन केस। मौलवी तमीजुद्दीन केस पाकिस्तान अफेयर्स के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए अब मौलवी तमीजुद्दीन पढ़ना फर्ज हो गया, उसके बगैर अच्छा सवाल नहीं हो सकता। और एक मौलवी तमीजुद्दीन केस और ये जो एक जजमेंट, ये तो आज इसी वजह से मैंने लेक्चर को इस तरह से ब्लेंड किया है कि एक तो पुराने स्टूडेंट भी आ जाए, नए भी आ जाए, और जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे पहले कि हम सारे लोग जाके, अभी हमने पता है ना घर जाके क्या करना है, हमने अभी अपने दिल की जो ख्वाहिशात हैं, जज्बात हैं, उसके मुताबिक चेज़ें भी लगाने हैं, शुगल भी लगाने हैं, लोगों को हारन भी बजाने हैं। याद है ना, बंदा जीत जाए जिस दिन, तो बंदा पड़ोसियों के घर बाहर जाके क्या कर रहा था, पा पा पा। तो अभी ये सारा कुछ होना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि चले इससे पहले कि ये सारा बयानिया शुगल और मजाक में चला जाए, तो हम इसको पहले पहले जो है डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बच्चा जो है वो जब बाहर की इंफॉर्मेशन को देखे तो उसके दिमाग में ये बातें हों, तो उसको समझ आ जाएगी कि ये बात ठीक हो रही है, ये गलत हो रही है, ये कैसे हो रही है और ये कैसे हो रही है। टू रूल ऑफ लॉ, टू द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारी जुडिशरी जो है, जुडिशियल हिस्ट्री, उसके अंदर एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड है। ठीक है, और मजे की बात है, पहला फैसला है, आप देख लेना, शहबाज शरीफ का बयान आया है, बिलावल भुट्टो का बयान आया है, सारे बड़े काम है,
इजी रिएक्शन है, यानी कि इस फैसले के आते ही थोड़ा सा जो सिचुएशन कियोटिक थी उसके अंदर एक बेसिक सा इस्तेकाम, एक सेकेंड, ठीक है, वो आया है, वो इस्तेकाम आया है और आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। बट लेट्स सी, फजीलत डोगर पूछनी है कि अगर आईके ने असेंबली डिसॉल्व करनी थी तो उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले क्यों नहीं की? तो मैं इसका जवाब ये देता हूं कि उसको तवक्को ही नहीं थी कि ये हरकत करेंगे। उसको ये था कि मैं साइकोलॉजिकली इनके ऊपर हूं। याद है ना, हफ्ता पहले चैलेंज देते होते थे, लाओ लाओ, तुम ला ही नहीं सकते, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं, ये बात कर रहे थे ना, ठीक है। वो जब ले आए, ठीक है, उन्होंने कहा हम विकटें जो है वो उखाड़ के ले गए। मतलब पूरी दुनिया सुबह सुबह उठ के बैठी है कि जनाब फैसला, वो आज वो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मैंने उस दिन अपनी वर्कशॉप रखी हुई थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा कितना बेवकूफ हूं मैं कि उधर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होनी, मैंने क्लास रख ली, ठीक है, वर्कशॉप थी, क्लास शुरू की है, 3 मिनट बाद पता लगा स्पीकर विकटें उठा के भाग गया है। मैंने बच्चों को कहा शुक्र है आपने क्लास रख ली है, टाइम तो नहीं ना जाया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, ये ऑप्शंस क्या रह गई हैं, पीएम के साथ, फलाने के साथ, इसका ताल्लुक बिल्कुल भी पॉलिटिकल साइंस के साथ कोई नहीं है फिलहाल। तो एंजॉय करें, और जो पर्सनल कमेंट्री जिसने करनी हो वो मुझे फोन कर ले फिर, ठीक है।